हेलो ज्योग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है कक्षा 12 ज्योग्राफी भारत लोग और अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक का अध्याय संख्या 7 खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। अपन ने कल अध्ययन किया था ऊर्जा संसाधनों के बारे में, जिसमें अपन ने पढ़ा था कोयले के बारे में। देखो, कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का पाया जाता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। कौन कौन सा हो गया? एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है, जिसमें उच्चतम श्रेणी का कोयला एंथ्रेसाइट होता है और निम्नतम श्रेणी का कोयला पीट होता है। लेकिन भारत में जो 80% कोयले का प्रकार पाया जाता है वो पाया जाता है बिटुमिन्स प्रकार का। भारत में कौन सा पाया जाता है? बिटुमिन्स प्रकार का पाया जाता है। अब ये कौन कौन सी शैलों में पाया जाता है? एक तो गोंडवाना लैंड की शैलों में पाया जाता है और दूसरा टर्सरी कालीन चट्टानों में पाया जाता है। तो ये दो प्रमुख प्रकार की शैलों में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। तो कोयला का अपन ने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे ऊर्जा संसाधनों में, वो है अपना पेट्रोलियम। कौन सा है? पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखो, पेट्रोलियम के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हेडिंग लगाइए पेट्रोलियम। सबसे पहले हेडिंग लगाइए पेट्रोलियम। देखो, यह प्रमुख जैव ईंधन है। सबसे पहले तो ये कौन सा ईंधन है? जैव ईंधन है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा संसाधन जैव ईंधन है, तो पेट्रोलियम यह प्रमुख जैव ईंधन है जिसका विश्व भर में ऊर्जा संसाधन ओब्लिक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखो, पेट्रोलियम एक जैव ईंधन है जिसका विश्व भर में, पूरे विश्व में ऊर्जा संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है या फिर ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी देखिए, टर्सरी कालक्रम की अवसादी शैलों। देखो, ये टर्सरी काल की जो अवसादी शैल है, टर्सरी कालक्रम की अवसादी शैलों में इसके जमाव मिलते हैं। इसके जमाव कौन सी शैलों में मिलते हैं? टर्सरी काल की अवसादी शैलों में इसके जमाव मिलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है पेट्रोलियम के जो निक्षेप पाए जाते हैं वो कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, तो अपन लिखेंगे टर्सरी कालीन अवसादी शैलों में। टर्सरी कालीन अवसादी शैलों में इसके जमाव पाए जाते हैं। यह ईंधन का प्रमुख स्रोत है। ईंधन का जो प्रमुख स्रोत है, यह ईंधन का प्रमुख स्रोत है। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से ईंधन का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो इसमें एक ऑप्शन अपना पेट्रोलियम भी रहेगा, तो इसमें अपन लगाएंगे पेट्रोलियम, है ना। तो यह ईंधन का प्रमुख स्रोत है। इसके विविध उपयोग व सीमित उपलब्धता। इसके तो बहुत सारे तो उपयोग हैं। देखो, इसके विविध उपयोग है। विविध उपयोग का मतलब पेट्रोलियम का एक प्रकार से उपयोग नहीं किया जाता, बहुत सारे कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। और सीमित उपलब्धता, और इसकी मात्रा भी क्या है? सीमित है। ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध भंडार भरे हुए हैं, अपने पास इसकी मात्रा कैसी है? सीमित उपलब्धता है। तो देखो, इसके विविध उपयोग है, बहुत सारे तो इसके उपयोग है। सीमित उपलब्धता होने के कारण इसे तरल सोना, इसे क्या कहा जाता है? तरल सोना या द्रव सोना। इसको तरल सोना या द्रव सोना भी कहा जाता है। तो किसको तरल सोना या द्रव सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को तरल सोना और द्रव सोना कहा जाता है। तरल सोना बोल दो या द्रव सोना बोल दो, एक ही बात है। तरल सोने को अपन द्रव सोना भी, ये भी आ सकता है ना, द्रव सोना। तो देखो, द्रव सोना या तरल सोना किसे कहा जाता है? कौन से संसाधन को कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है। कौन से ऊर्जा के संसाधन को कहा जाता है? पेट्रोलियम को तरल सोना या द्रव सोना भी कहा जाता है। इसका उपयोग देखो, इसका उपयोग मुख्य रूप से देखो ईंधन के रूप में। सबसे पहले तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा, पेट्रो रसायन उद्योगों में। देखो, इसका उपयोग पेट्रो रसायन उद्योगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पेट्रोलियम का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, तो नंबर 1 ईंधन के रूप में, और नंबर 2 पेट्रो रसायन उद्योग के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेट्रो रसायन उद्योगों जैसे उर्वरक हो गया, जैसे उर्वरक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रबर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रेशे के रूप में प्रयोग किया जाता है। दवाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वैसलीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। स्नेहकों का मतलब यह है कि जो शरीर के अंतर्गत चिकनापन लाते हैं, उन वस्तुओं के प्रयोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मोम बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है तथा अन्य सौंदर्य सामग्री। देखो, अन्य जो सौंदर्यात्मक जो सामग्री है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये अपना हो गया पेट्रोलियम। कौन सा क्षेत्र हो गया? पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम में अब आगे और भी पढ़ेंगे, और भी काफी विस्तृत चर्चा करेंगे अपन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसी में अपन आगे चलते हैं।
तेल एवं प्राकृतिक गैस उपयोग, सॉरी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, हेडिंग लगाइए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इसी में पेट्रोलियम में लिखना है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ओएनजीसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं पेट्रोलियम में, इसी में लिखना है अपने को पेट्रोलियम में। तो हेडिंग लगाइए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ओएनजीसी। संभवतः आपने इसी में हेडिंग लगा ली होगी पेट्रोलियम के अंतर्गत तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी, तो कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। ओएनजीसी की फुल फॉर्म क्या है? ऑयल नेचुरल गैस कमीशन, ऑयल नेचुरल गैस कमीशन ओएनजीसी की फुल फॉर्म है। अब देखो ये क्या है, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखो ओएनजीसी क्या है, तो इसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए भारत सरकार द्वारा इस आयोग की स्थापना, देखो सॉरी, देखो भारत सरकार द्वारा, सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है किस सरकार के द्वारा ओएनजीसी की स्थापना की गई थी, तो भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है, भारत सरकार द्वारा ओएनजीसी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी ये पूछा जा सकता है, तो भारत सरकार द्वारा 1956 में, 1956 में, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ओएनजीसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी, तो अपना आंसर होगा 1956। इसके बाद देखो इस आयोग की स्थापना से पहले, देखो इस आयोग की स्थापना से पहले असम में डिगबोई, असम में एकमात्र डिगबोई, असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। देखो इसकी स्थापना, ओएनजीसी की स्थापना से पहले भारत में एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई था। असम में जो डिगबोई क्षेत्र था वो एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र था, है ना। लेकिन ओएनजीसी की स्थापना के बाद, इस आयोग की स्थापना के बाद देश भर में तेल के संभावित क्षेत्रों में, तेल के जो संभावित क्षेत्र थे उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई। देखो इस ओएनजीसी की स्थापना से पहले तो एकमात्र पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र था असम में डिगबोई, लेकिन इसकी स्थापना के बाद 1956 में इसकी स्थापना के बाद पेट्रोलियम उत्पादक में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस आयोग ने 1973 में, इस आयोग ने कब, 1973 में मुंबई हाई जो महाराष्ट्र में है, देखो इस आयोग ने 1973 में मुंबई हाई जो महाराष्ट्र में है पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र, पेट्रोलियम जो उत्पादन क्षेत्र है मुंबई हाई की खोज की तथा 1976 में उत्पादन प्रारंभ किया। तो देखो इस आयोग की स्थापना के बाद जो मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र है जो महाराष्ट्र में है उसकी खोज की गई। तो ये पूछा जा सकता है जो मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र है उसकी खोज कब की गई थी, तो अपना आंसर होगा 1973। और इसमें उत्पादन कब प्रारंभ किया गया था, तो इसमें आंसर होगा अपना 1976। तो अब अपन देखेंगे प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहां पर पेट्रोलियम क्षेत्र पाए गए हैं भारत में, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हेडिंग लगाइए इसी में पेट्रोलियम के अंतर्गत प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र। देखो हम देखेंगे प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र भारत में कहां कहां है, इसका विस्तार पूर्वक धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक एक बिंदु का गहनता से अध्ययन करेंगे। तो देखिए हेडिंग लगाइए प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र, पेट्रोलियम के अंतर्गत ही प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है असम। नंबर 1 पर कौन सा क्षेत्र आता है, असम। जो असम राज्य है उसका जो डिगबोई क्षेत्र है, असम राज्य का डिगबोई क्षेत्र है वो प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। तो देखो असम में डिगबोई, ओएनजीसी की स्थापना से पूर्व, ओएनजीसी की स्थापना से पूर्व एकमात्र तेल क्षेत्र, ओएनजीसी की स्थापना से पूर्व एकमात्र तेल क्षेत्र कौन सा था भारत में, डिगबोई, जो कौन से राज्य में, असम में है। इसके अलावा असम में अन्य जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है उसमें नाहरकटिया भी प्रमुख है, नाहरकटिया, इसके अलावा नाजीरा। तो असम में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हो गया, डिगबोई, नाहरकटिया और नजीरा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है डिगबोई असम जो ओएनजीसी की स्थापना से पूर्व एकमात्र तेल क्षेत्र संयंत्र था। देखो दूसरा आता है गुजरात, कौन सी रात, गुजरात। देखो गुजरात राज्य में देखो अंकलेश्वर, कलोल, इसके अलावा महसाना, इसके अलावा नवागाम, इसके अलावा कोसांबा, लूनेज आदि प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र हैं। कौन से राज्य में, गुजरात में, जिसमें से मोस्ट है अपना अंकलेश्वर, इसमें मोस्ट है डिगबोई, है ना, अंकलेश्वर इसमें मोस्ट है गुजरात में। फिर अगला आता है अपना मुंबई हाई,
तो सबसे पहले मुंबई हाई जो पेट्रोलियम क्षेत्र है वो कौन से राज्य में है, तो वो है महाराष्ट्र में। कौन से राष्ट्र में? महाराष्ट्र में। मुंबई नगर से, मुंबई जो नगर है उससे 160 किलोमीटर दूर स्थित है। 160 किलोमीटर दूर स्थित है। 160 किलोमीटर दूर स्थित है ना, दूर और लिख लेना, दूर स्थित है। 160 किलोमीटर दूर स्थित है। कौन से नगर से? मुंबई नगर से। कौन सा? मुंबई हाई जो महाराष्ट्र राज्य में है। यह भारत का अति महत्वपूर्ण पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो देखो ये भारत का अति महत्वपूर्ण पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो भारत का अति महत्वपूर्ण पेट्रोलियम क्षेत्रों में मुंबई हाई जो महाराष्ट्र में है वो आता है। इस क्षेत्र की खोज तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, देखो इस क्षेत्र की खोज किसने की थी? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अर्थात ओएनजीसी ने इसकी स्थापना की थी सन 1973 में। ओएनजीसी ने इसकी स्थापना की थी 1973 में की थी। इस क्षेत्र में उत्पादन, लेकिन इस क्षेत्र में जो उत्पादन कार्य 1976 में शुरू किया गया था। देखो इसकी स्थापना तो 1973 में कर दी गई थी ओएनजीसी के द्वारा, लेकिन इसका उत्पादन कार्य 1976 में प्रारंभ हुआ था। अब आप एक नोट लगा के लिखिए, मुंबई हाई की खोज से पहले, देखो मुंबई हाई की खोज से पहले, मुंबई हाई की खोज से पहले भारत में डिगबोई असम भारत का अति महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र था। देखो मुंबई हाई की खोज से पहले डिगबोई असम भारत का अति महत्वपूर्ण पेट्रोलियम क्षेत्र था या तेल क्षेत्र था। किसके बाद, किससे पहले? मुंबई हाई से पहले कौन सा महत्वपूर्ण था? असम में डिगबोई, है ना। नेक्स्ट लिखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट पर, देखो तेल एवं प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट पर, देखो कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के बेसिनों के कूपों में भी पाया गया। देखो इसके अलावा इन क्षेत्रों में तो पेट्रोलियम के क्षेत्र पाए गए। इसके अलावा कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं इनमें भी पेट्रोलियम के क्षेत्र मिले हैं। तो अपने इनको देख लेते हैं, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी कहां पर है? तो ये दक्षिण भारत में है। कौन से भारत में? दक्षिण भारत में है। देखो ये दक्षिण भारत में सबसे पहले गोदावरी, देखो सबसे पहले ये है गोदावरी, अपनी कौन सी नदी है? गोदावरी। इसके अलावा देखो नंबर 2 पर आता है इसके अलावा कृष्णा। इसके अलावा दूसरी नदी कौन सी है? कृष्णा। और नंबर 3 पर कावेरी। इस प्रकार ये 3 प्रमुख दक्षिण भारत की नदियां हैं, है ना, जिनमें भी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र पाए गए हैं। इस प्रकार ये अपना कंप्लीट होता है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसी में आगे चलेंगे अपन। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत आगे चलिए। नेक्स्ट 1-2 लाइन और रह जाती हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आगे चलिए इसमें। नेक्स्ट पेट्रोलियम के अंतर्गत कुछ लाइनें रह जाती हैं और अपना मैप रह जाता है। तो पेट्रोलियम जो क्षेत्र है उसको मैप की दृष्टि से भी देख लेते हैं, और कुछ 1-2 लाइन रह जाती हैं वो भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो उसको भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, देखो कूपों से जो निकाला गया तेल था वो एप्रिस्कृत होता है। कैसा होता है? एप्रिकर्स अर्थात शुद्ध नहीं होता है, अर्थात एप्रिस्कृत होता है, जिसे तेल शोधन कारखानों में शुद्ध किया जाता है। तो एप्रिस्कृत जो तेल होता है उसको कहां पर संशोधित किया जाता है? तो तेल शोधन कारखानों में संशोधित किया जाता है। भारत में 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं। आपसे पूछा जा सकता है भारत में कितने प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं? तो 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं, जिसमें से पहला आता है क्षेत्र आधारित। पहला कौन सा आता है? क्षेत्र आधारित। और दूसरा आता है बाजार आधारित। पहला आता है क्षेत्र आधारित कारखाना और दूसरा आता है बाजार आधारित कारखाना। तो 2 प्रकार के कारखाने हैं, तेल शोधन कारखाने कितने प्रकार के हैं भारत में? 2 प्रकार के। पहला है क्षेत्र आधारित कारखाना, दूसरा है बाजार आधारित कारखाना। तो देखो क्षेत्र आधारित कारखाना किसे कहते हैं? वे तेल शोधन कारखाने जो तेल उत्पादन क्षेत्र के निकट हैं, तेल उत्पादन क्षेत्र के जो निकट कारखाने हैं उनको क्षेत्र आधारित कारखाना कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डिगबोई जो असम है वो क्षेत्र आधारित कारखाना है। डिगबोई जो असम है वो क्षेत्र आधारित कारखाना है। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र आधारित कारखाना है? तो डिगबोई असम आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा बाजार आधारित कारखाना, यह तेल क्षेत्र शोधन कारखाना बाजार के निकट रहता है। ये बाजार के निकट स्थापित होता है, इसलिए इसको बाजार आधारित तेल शोधन कारखाना कहा जाता है। जैसे बरौनी वैसे बिहार, है ना, इसमें भी बै और इसमें भी बै, बरौनी बिहार, है ना। तो ये है अपना
तेल शोधन कारखाने, ये एक हो गया क्षेत्र आधारित कारखाना जिसमें डिगबोई असम है, दूसरा बाजार आधारित कारखाना जिसमें बरौनी बिहार है। इसको मानचित्र की दृष्टि से देख लेते हैं। तो मानचित्र में देखिए जो तेल शोधन कारखाने हैं, प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है ना, प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र, तो पेट्रोलियम क्षेत्र लिख लेना ना, पेट्रोलियम क्षेत्र, प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र, पेट्रोलियम क्षेत्र। देखो ये अपने पेट्रोलियम क्षेत्र है ना, प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र। तो देखो सबसे पहले पंजाब में बठिंडा, पंजाब में कौन सा है, पंजाब राज्य बठिंडा, आप बाहर मत लिखना, ये अंदर ही है ना, पंजाब राज्य में ही है, मैंने जगह नहीं होने की वजह से बाहर लिखा है। आप ऐसे मत सोचना कि ये बठिंडा बाहर ही है, भारत से बाहर नहीं है, ये पंजाब राज्य में है। तो पंजाब में कौन सा है, बठिंडा। इसके अलावा यूपी में मथुरा, यूपी में कौन सा है, मथुरा, यूपी में हो गया मथुरा। इसके अलावा बिहार में बरौनी, बिहार में कौन सा हो गया, बरौनी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हल्दिया, इसके अलावा असम में डिगबोई, असम में डिगबोई। इसके अलावा देखो ओडिशा में पारादीप हो गया, ओडिशा ये रहा और पारादीप ये रहा, है ना। गुजरात में जामनगर और कोयली हो गया, गुजरात में कौन सा हो गया, जामनगर और कोयली। और उत्तर प्रदेश में मथुरा। महाराष्ट्र में मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई, मुंबई और मुंबई हाई महाराष्ट्र में ही है ना। कर्नाटक में मैंगलुरु, कर्नाटक में मैंगलुरु। केरल में कोच्चि, केरल में कोच्चि। और तमिलनाडु में चेन्नई और नागपट्टिका, चेन्नई और नागपट्टिका का है तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में भी दो हैं, तातीपाका, तातीपाका और विशाखापट्टनम, है ना। आंध्र प्रदेश में भी दो हैं, तातीपाका और विशाखापट्टनम। इस प्रकार ये अपने हो गए पेट्रोलियम क्षेत्र, प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र हैं जो मैप की दृष्टि से आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। इसी प्रकार अपन जोश और जुनून के साथ अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए प्राकृतिक गैस, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए प्राकृतिक गैस, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए प्राकृतिक गैस, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए प्राकृतिक गैस। अपन अब अध्ययन करेंगे पेट्रोलियम के बाद प्राकृतिक गैसों के बारे में। कोयले के बारे में अध्ययन कर लिया अपन ने, पेट्रोलियम के बारे में अध्ययन कर लिया, अब अपन अध्ययन करेंगे प्राकृतिक गैसों के बारे में। देखो प्राकृतिक गैस के अंतर्गत गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, प्राकृतिक गैस जो संस्था है वो कौन सी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको गैल भी बोलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, गैल। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना है वो आपसे पूछी जा सकती है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई, अर्थात गैल की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1984 में। कब हुई थी, 1984 में, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल है वो कैसा उपक्रम है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, निजी क्षेत्र का नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कैसा उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसके अलावा देखो इसका कार्य, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो गैल है उसका कार्य क्या है, ये प्राकृतिक गैस का परिवहन करती है, प्राकृतिक गैस का परिवहन करना और उसका विपणन करना। देखो प्राकृतिक गैस का परिवहन एवं विपणन कौन करता है, गैल करता है। कौन करता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात गैल करता है ना। किस क्या करता है, परिवहन एवं विपणन, प्राकृतिक गैस का परिवहन एवं विपणन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करता है ना। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार, देखो भारत में जो प्राकृतिक गैस के भंडार हैं वो तमिलनाडु के पूर्वी तट में है। तमिलनाडु का कौन सा तट, पूर्वी तट। इसके अलावा ओडिशा में है, आंध्र प्रदेश में है, त्रिपुरा में है। इसके अलावा राजस्थान तथा महाराष्ट्र के जो अपतटीय कुएं हैं उनमें इनका क्षेत्र पाया जाता है, उनमें इनके निक्षेप पाए जाते हैं। किसके, प्राकृतिक गैस की, है ना। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो गेल है, दोबारा देखते हैं इसकी। देखो इसकी स्थापना हुई 1984 में, पूछा जा सकता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की स्थापना 1984, कैसा उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, प्राकृतिक गैस का परिवहन एवं विपणन करना। अब इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तमिलनाडु का पूर्वी तट हो गया, तमिलनाडु का पूर्वी तट, तो तमिलनाडु हो गया एक, तो है ना। तो ये मानचित्र में देखिए ये तमिलनाडु हो गया, इधर है लेकिन ये जगह नहीं होने की वजह से इसको इधर ले लिया ना। तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु का पूर्वी तट, है ना, ये बड़ा। इसके अलावा देखो ओडिशा हो गया, इसके अलावा ओडिशा, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, इसके अलावा त्रिपुरा, त्रिपुरा उत्तरी पूर्वी राज्य है, एकमात्र उत्तरी पूर्वी राज्य जहां पर प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं वो कौन सा राज्य है, त्रिपुरा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, अलग से प्रश्न बनता है ना। इसके अलावा देखो महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के अलावा गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर ये अपना कंप्लीट हो गया प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस ये अपना कंप्लीट हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपना आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए रामनाथपुरम तमिलनाडु में विशाल गैस भंडारों के संकेत। देखो रामनाथपुरम तमिलनाडु में विशाल गैस भंडारों के संकेत, हेडिंग लगाइए।
नेक्स्ट अपन जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है अपना रामनाथपुरम, जो तमिलनाडु राज्य में है, विशाल गैस भंडार के संकेत। जो रामनाथपुरम जो क्षेत्र है तमिलनाडु राज्य में, वहां पर भी विशाल गैस भंडार के संकेत मिले हैं, तो इसके बारे में भी अपन अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है रामनाथपुरम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये गैस भंडार के संकेत से संबंधित है। किससे संबंधित है? गैस भंडार के संकेत से संबंधित है। कौन से राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। रामनाथपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। किससे संबंधित है? गैस भंडार से संबंधित है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। देखो समाचार पत्र द हिंदू, देखो समाचार पत्र द हिंदू जो कब प्रकाशित हुआ था? 5/9/2006, 5/9/06 की रिपोर्ट के अनुसार, 5/9/06 की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रकाशित हुआ द हिंदू। देखो दोबारा देखिए, समाचार पत्र द हिंदू 5/9/06 की रिपोर्ट के अनुसार रामनाथपुरम जिले में, कौन से जिले में? रामनाथपुरम जिले, राज्य तमिलनाडु में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी ने प्राकृतिक गैस के भंडारों के संभावित क्षेत्र पाए हैं। ओएनजीसी ने इस क्षेत्र में गैस भंडार के संकेत पाए हैं। किसने? ओएनजीसी ने, है ना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ना। दोबारा देखिए, रामनाथपुरम कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। किससे संबंधित है? गैस भंडारों से संबंधित है। अब यह जो विशाल गैस भंडार हैं, इसके संकेत कौन से समाचार पत्र में मिले? द हिंदू में। कब मिले? 5/9/06 की रिपोर्ट के अनुसार, 5/9/06 की रिपोर्ट के अनुसार रामनाथपुरम जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी ने प्राकृतिक गैस के भंडारों के संभावित क्षेत्र पाए हैं। किसने? ओएनजीसी ने यह घोषणा की है कि इस क्षेत्र में गैस एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र पाए जा सकते हैं, तो इन्होंने घोषणा की थी, है ना। ये अपना कंप्लीट हो गया रामनाथपुरम गैस भंडार क्षेत्र। अब इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नीचे वाले, है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये आपसे पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले आणविक ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1948 में। ये पूछा जा सकता है कि आणविक ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1948 में। दूसरा, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में। आपसे पूछा जा सकता है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 में। इसके अलावा ओएनजीसी द्वारा मुंबई हाई की खोज कब की गई? 1973 में। और मुंबई हाई में उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1976 में। इसके अलावा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, GAIL गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1984 में। इस प्रकार ये पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। क्लास पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लोगों के पास शेयर करना, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखना कि आपको क्लास कितनी पसंद आई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे कल।